तो आपने बैंकिंग ऐप खोली, पेमेंट किया, स्क्रीन पर लॉक दिखाई दिया, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई और आपने अपना फ़ोन बंद कर दिया। अब ज़रा सोचिए, उसी समय किसी अटैकर ने उस कम्युनिकेशन की एन्क्रिप्टेड कॉपी सेव कर ली। वह आज उसे पढ़ नहीं सकता, लेकिन वह फाइल डिलीट भी नहीं करता। वह उसे संभाल कर रखता है, इस उम्मीद में कि फ्यूचर में कोई पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर उस इंक्रिप्शन को चैलेंज कर सके। तो सवाल ये है कि क्या आज का इनक्रिप्टेड डाटा हमेशा सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा। आज हम समझेंगे कि क्वांटम कंप्यूटर अभी बैंकिंग एन्क्रिप्शन नहीं तोड़ रहा, फिर भी इंडिया को क्वांटम से प्रिपरेशन अभी से क्यों शुरू करनी पड़ रही है। तो सबसे पहले कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़ा एक रिपोर्टेड इंसिडेंट क्वांटम अटैक नहीं था। बैंक के अनुसार एक एम्प्लॉय ईमेल अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हुआ था, कुछ डाटा तक अनऑथराइज्ड एक्सेस मिला, तो कोर बैंकिंग सिस्टम सुरक्षित बताए गए। तो फिर यह इंसिडेंट इस टॉपिक से जुड़ता कैसे है? तो बहुत ही सिंपल तरीके से। डाटा चोरी होने के लिए क्वांटम कंप्यूटर की जरूरत नहीं होती। फिशिंग आज का खतरा है, वीक पासवर्ड्स आज का खतरा है, कॉम्प्रोमाइज्ड अकाउंट्स और रैंसमवेयर भी आज के खतरे हैं। क्वांटम रिस्क बिल्कुल अलग है। वह पूछता है कि अगर इनक्रिप्टेड डाटा आज चोरी हो जाए तो वह कितने साल तक सेंसिटिव रहेगा। इसलिए हमें दोनों चीज़ें चाहिए, आज की स्ट्रॉन्ग साइबर हाइजीन और फ्यूचर की क्वांटम सेफ प्लानिंग। चलिए इनक्रिप्शन को एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक लॉकर है। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में लॉकर को बंद और खोलने के लिए वही एक सीक्रेट की इस्तेमाल होती है। AES इसका एक कॉमन एग्जाम्पल है। अब पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी थोड़ी अलग है। यहाँ दो कीज होती है, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। पब्लिक की शेयर की जा सकती है, लेकिन प्राइवेट की सीक्रेट रहती है। RSA, इलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी और डिफी हेलमन जैसे सिस्टम इसी तरीके की मैथमेटिक्स पर डिपेंड करते हैं। इनका यूज़ सिक्योर कनेक्शंस, सर्टिफिकेट्स और डिजिटल सिग्नेचर्स में होता है। क्वांटम कंप्यूटर की सबसे बड़ी चिंता इसी पब्लिक की साइड को लेकर है। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन खत्म नहीं होगी, लेकिन स्ट्रोंगर की साइजेस की जरूरत पड़ सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या क्वांटम कंप्यूटर हर नॉर्मल कंप्यूटर से बहुत फास्ट होगा या तेज होगा। तो ऐसा नहीं है। क्वांटम कंप्यूटर कोई मैजिकल लैपटॉप नहीं है। क्लासिकल कंप्यूटर बिट्स पर काम करता है, 0 या 1, बट क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स पर काम करता है। क्यूबिट्स सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट जैसी क्वांटम प्रॉपर्टीज का उपयोग करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर काम अचानक बहुत तेज हो जाएगा। क्वांटम एडवांटेज कुछ खास मैथमेटिकल प्रॉब्लम से मिल सकती है। क्रिप्टोग्राफी के लिए श्योर एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी में यह फैक्टराइजेशन और डिस्क्रिएट लॉगरिथम प्रॉब्लम्स को एफिशिएंटली सोल्व कर सकता है। यही वजह है कि जो RSA और इलिप्टिक कर्व सिस्टम कंसर्न में आते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, आज कोई पब्लिकली अवेलेबल क्वांटम कंप्यूटर मॉडर्न बैंकिंग इंक्रिप्शन को प्रैक्टिकल स्केल पर नहीं तोड़ रहा है। उसकी अराइवल डेट अभी अनसर्टेन है। अब कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आता है। मान लीजिए कि कोई चोर आज एक लॉक्ड सूटकेस चुरा लेता है। उसके पास चाबी नहीं है, इसलिए वह सूटकेस खोल नहीं सकता, लेकिन वह उसे फेंकता भी नहीं। वह उसे स्टोर करके अपने पास रख लेता है, इस उम्मीद में कि फ्यूचर में कोई मास्टर की मिल जाएगी। तो इनक्रिप्टेड डाटा के साथ भी यही रिस्क है। अटैकर डाटा आज कलेक्ट कर सकता है और कई साल तक उसे अपने पास रख सकता है, फिर फ्यूचर में डिक्रिप्ट करने की कोशिश कर सकता है। और इसी को कहा जाता है हार्वेस्ट नाउ एंड डिक्रिप्ट लेटर। तो डिफेंस इंफॉर्मेशन लंबे समय तक सेंसिटिव रह सकती है, यहाँ तक कि हेल्थ रिकॉर्ड्स भी, जो आइडेंटिटी लिंक्ड डाटा हो सकते हैं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और रिसर्च इंफॉर्मेशन भी। और जो डाटा आज चोरी हो गया, उसे फ्यूचर में वापस इनक्रिप्ट नहीं किया जा सकता।
एक अच्छी और एक टेक्निकल बात समझिए। तो सॉल्यूशन के लिए हर बैंक को क्वांटम कंप्यूटर खरीदने की जरूरत नहीं है। मुख्य अप्रोच है पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी PQC। और ये एक मैथमेटिकल एल्गोरिदम है। इन्हें नॉन कंप्यूटर अटैक्स के विरुद्ध जो है रेसिस्टेंट बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और ये ऑर्डिनरी कंप्यूटर्स और सर्वर्स पर चल सकते हैं। माइग्रेशन के दौरान क्लासिकल और पोस्ट क्वांटम मेथड साथ भी चल सकते हैं। इसे कहते हैं हाइब्रिड क्रिप्टोग्राफी। इसे ऐसे समझिए कि पुराना पुल तुरंत बंद नहीं किया जाता। पहले नया पुल उसके साथ चलाया जाता है, ट्रैफिक टेस्ट होता है और फिर धीरे धीरे ट्रांजिशन होता है। एक अलग अप्रोच है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। शॉर्ट फॉर्म होती है QKD। और ये क्वांटम फिजिक्स की मदद से क्रिप्टोग्राफिक की एस्टेब्लिश करती है। तो PQC और QKD एक कोई चीज़ नहीं है। PQC सॉफ्टवेयर और मैथमेटिक्स पर आधारित है और QKD स्पेशलाइज्ड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब हर पॉलिसी की तरह अब इंडिया का एक रोड मैप देखते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक जैसी टाइमलाइन प्रैक्टिकल नहीं है। पावर ग्रिड का रिस्क अलग है, टेलीकॉम नेटवर्क का रिस्क अलग है, डिफेंस और स्पेस सिस्टम का भी रिस्क अलग है। इसलिए क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फास्टर टाइमलाइन दी गई है। तो फाउंडेशन एंड प्रिपेयर्डनेस 2027 तक, हाई प्रायोरिटी माइग्रेशन 2028 तक, फुल एडॉप्शन 2029 तक। और रेगुलर इंटरप्राइजेज के लिए थोड़ी टाइमलाइन अलग है। फाउंडेशन 2028 तक, हाई प्रायोरिटी माइग्रेशन 2030 और फुल एडॉप्शन 2033। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये टास्क फोर्स रिकमेंडेशन है। अभी तक फाइनल लीगल रिक्वायरमेंट रेगुलेटर तय करेगा। कंप्लायंस और एनफोर्समेंट भी सेक्टर स्पेसिफिक होंगे। इसलिए जो इन डेट्स को आप प्लानिंग माइलस्टोन समझिए, ये कोई गारंटेड रिजल्ट नहीं है। अब मान लीजिए कोई बैंक माइग्रेशन शुरू करना चाहता है। क्या वह मान लो अगले सोमवार या अगले ही दिन सारे एल्गोरिदम्स बदल देगा? तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले उसे यह पता करना होगा कि क्रिप्टोग्राफी लगी कहाँ कहाँ है। मोबाइल ऐप में, ATM नेटवर्क, क्लाउड सर्टिफिकेट, सॉफ्टवेयर अपडेट्स या किसी वेंडर प्रोडक्ट में। तो इसे क्रिप्टोग्राफिक इन्वेंटरी कहते हैं। यह वैसी ही है जैसे किसी बड़े कैंपस की सिक्योरिटी बदलने से पहले आपको पता करना हो कि गेट कितने हैं, लॉक्स कहाँ हैं और कीज़ किन लोगों के पास में है। तो इसके बाद क्वांटम रिस्क असेसमेंट होगा। जो लॉन्ग लिव्ड डाटा को पहले प्रायोरिटी मिलेगी। फिर वेंडर्स से CBOM मांगा जाएगा। अब CBOM यानी क्रिप्टोग्राफिक बिल ऑफ मटेरियल्स। इसमें प्रोडक्ट के क्रिप्टोग्राफिक कंपोनेंट्स का रिकॉर्ड होता है। उसके बाद लिमिटेड PQC और हाइब्रिड पायलट्स होंगे। और फिर आएगी क्रिप्टो एजिलिटी। मतलब फ्यूचर में जो एल्गोरिदम बदलना पड़े तो पूरा सिस्टम दोबारा ना बनाना पड़े। लेकिन माइग्रेशन आसान नहीं है। कुछ पोस्ट क्वांटम कीज और सिग्नेचर्स बड़े हो सकते हैं, स्टोरेज बढ़ सकता है, बैंडविड्थ पर असर पड़ सकता है, लेटेंसी भी बढ़ सकती है। और पुराने इंडस्ट्रियल सिस्टम अपग्रेड नहीं हो पाएंगे तो एम्बेडेड डिवाइसेस भी प्रॉब्लम बन सकते हैं। तो एक बैंक अकेला क्वांटम सेफ नहीं बन सकता। वह क्लाउड प्रोवाइडर्स पर भी डिपेंड करता है, पेमेंट नेटवर्क्स पर डिपेंड करता है, सर्टिफिकेट अथॉरिटीज और सॉफ्टवेयर वेंडर्स पर भी डिपेंड करता है। और सिर्फ प्रोडक्ट पर क्वांटम सेफ लिख देना काफ़ी नहीं है। इंडिपेंडेंट टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, सर्टिफिकेशन ज़रूरी है, सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूरी है। एक साइड तो कहती है कि भाई जल्दी शुरू करो क्योंकि माइग्रेशन में ईयर्स लगते हैं। दूसरी साइड कहती है कि अगर इमेच्योर टेक्नोलॉजी अगर लगा दोगे तो नई दिक्कतें आ सकती हैं। तो मुझे लगता है सही रास्ता साफ है। प्लानिंग जल्दी शुरू करो, डिप्लॉयमेंट टेस्टेड और फेज्ड तरीके से हो। चलिए अब पूरी बात को जोड़ते हैं। तो क्या क्वांटम कंप्यूटर आज बैंकिंग इंक्रिप्शन तोड़ रहा है? तो नहीं।
तो क्या इसलिए इंडिया को वेट करना चाहिए? तो यह भी ठीक नहीं है। तो बैंक्स को सर्टिफिकेट्स और डिजिटल सिग्नेचर्स अपग्रेड करने होंगे, की मैनेजमेंट सिस्टम भी कुछ बदलने होंगे, और गवर्नमेंट और आइडेंटिटी सिस्टम्स को लॉन्ग टर्म सेंसिटिव डाटा की इन्वेंटरी बनानी होगी। टेलीकॉम, पावर, डिफेंस और स्पेस को फास्टर माइग्रेशन चाहिए। और सिटीजन के लिए एक सिंपल वार्निंग है, क्वांटम सिक्योरिटी अपग्रेड के नाम पर किसी कॉलर को पासवर्ड मत दीजिए, ओटीपी मत बताइए, पेमेंट मत कीजिए, रिमोट एक्सेस भी मत दीजिए। और मेरी क्रिटिकल असेसमेंट ये है कि रोड मैप जरूरी है, लेकिन रोड मैप अपने आप सिक्योरिटी नहीं बनाता। इंडिया को इंडिपेंडेंट टेस्टिंग लेबोरेटरीज चाहिए, ट्रेंड क्रिप्टोग्राफर्स और सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स चाहिए, वेंडर्स की क्लियर अकाउंटेबिलिटी चाहिए, और सेक्टर वाइज प्रोग्रेस रिपोर्टिंग भी चाहिए। रेगुलर ऑडिट्स होने चाहिए। लिगेसी सिस्टम के लिए अलग प्लानिंग करनी होगी, और सिर्फ डेडलाइन लिख देने से माइग्रेशन कंप्लीट नहीं होगी। और फाइनल बात बहुत सिंपल है, इंडिया को पैनिक नहीं करना है, लेकिन वेट भी नहीं करना है। क्वांटम थ्रेट फ्यूचर का है, उसकी रिस्पॉन्सिबल प्रिपरेशन आज से ही शुरू होती है। और मैं हूँ डॉक्टर अरुण, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।